कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। और अगर आप लोग हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा का सामान्य ज्ञान ये वाली किताब आप ले सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से इसको आसानी से ले सकते हैं या examcard.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं। फ़िलहाल इस पे डिस्काउंट भी 20% से ज़्यादा चल रहा है, तो आप ले सकते हैं इस किताब को आसानी से। लेटेस्ट डेटा है, करंट अफेयर ओरिएंटेड बुक ही है ये वाली सारी आपकी। और आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर एक पुरुलिया नाम की जगह है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, तो वहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। और ये ईस्ट इंडिया के अंदर, पूर्वी भारत के अंदर ये पहली ही ऐसी वेधशाला है, पहली लैब है। इससे पहले पूर्वी भारत के अंदर नहीं है। ये जो वेधशाला होती है या जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होती है, इनका जर्नली काम होता है जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो आकाशीय आपके पिंड होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए। और ये पुरुलिया नाम की जगह ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का एक डांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, छऊ, छऊ नाम का। वैसे छऊ पूर्वी भारत का ही है, भारत के 2-3 राज्यों में किया जाता है ये। जैसे छऊ किया जाता है वेस्ट बंगाल में, एक छऊ किया जाता है आपका उड़ीसा में भी किया जाता है, एक छऊ जो है वो झारखंड में भी किया जाता है, लेकिन अलग अलग नाम है। जैसे झारखंड का छऊ है उसको कहते हैं सराइकिला, ठीक है ना, सराइकिला, सराइकिला छऊ कहते हैं। एक उड़ीसा का जो किया जाता है उसको कहा जाता है मयूरभंज, मयूरभंज छऊ। इसमें मुखोटा नहीं होता है, हेडगियर नहीं पहनते इसमें, इसमें मुखोटा पहनते हैं। और पश्चिम बंगाल का छऊ उसको पुरुलिया कहते हैं। एक्चुअली इन जगहों पे किया जाता है, इस करके इनके नाम ये वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है आज का करंट अफेयर की हरियाणा सरकार के द्वारा भवांतर भरपाई योजना। इसका कई बार HSSC ने सवाल पूछा है BBY करके। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि BBY का फुल फॉर्म क्या है। तो भवांतर भरपाई योजना। और कई देखो क्या है कि भवांतर भरपाई दे देते हैं ऑप्शन में, या भवांतर भुगतान दे देते हैं, क्योंकि दोनों ही ठीक रहता है। भवांतर भुगतान ये MP में स्टार्ट की गई थी और भवांतर भरपाई है ये हरियाणा में स्टार्ट की गई। दो ही ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जिनके अंदर ये योजना है, बाकी किसी राज्य में नहीं है ये। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर इसका मतलब समझाता हूँ कि क्या होता है ये। तो हरियाणा सरकार द्वारा भवांतर भरपाई योजना के तहत कितने किसानों को 110 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि प्रदान की गई और 2023-24 की बकाया 40.34 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो ठीक आंसर है वो है 24,385। टोटल इतने किसान हैं, इन किसानों को 110 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि दी गई है और 23-24 की बकाया राशि 40.34 करोड़ का जो है ना वो टोटल भुगतान हुआ है इस योजना के चलते हुए। तो अब जो ये BBY योजना है एक्चुअली इसको हरियाणा के अंदर है, वो स्टार्ट कब किया गया। तो हरियाणा में जो स्टार्ट है वो इसको किया गया था 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था भवांतर भरपाई योजना, ठीक है। तो अब ये भवांतर भरपाई योजना जो है इसको 1 तारीख को स्टार्ट किया गया था आपका यहाँ पे। अब 1 तारीख को मतलब क्या है सर, 1 जनवरी 2018। वैसे 31 दिसंबर 2017 को ये नोटिफाई हो गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2018 को जो है ना इसको स्टार्ट कर दिया गया था आपका। अब बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास में जो है ना ये भवांतर भरपाई योजना जो है ना, इस योजना की अगर हम बात करें ये है क्या, इसको पूरा डिटेल से समझते हैं हम लोग। देखो आपने बहुत बार MSP के बारे में सुना होगा। MSP के बारे में, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब किसान क्या मांगते हैं, किसान मांगते हैं कि हमारी फसल के ऊपर MSP प्रॉपर मिले हमें। जैसे कि आप ये मान के चलिएगा कि किसान कह रहे हैं कि चावल की बात कर लेते हैं जैसे एग्जांपल से, कि हमें चावल के ऊपर 4,000 रुपये MSP मिले। MSP मतलब मिनिमम गारंटी प्राइस है, इससे नीचे तो एटलीस्ट जाए ही ना। एटलीस्ट 4,000 है तो 4,000 ही रहे। लेकिन आपने देखा है होगा कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 4,000 जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ ये।
माल लेते हैं मार्केट में, सरकार ने एमएसपी सेट भी कर दिया, फिर भी मार्केट में कोई उनको 2500 रुपये के भाव से ख़रीद रहा है, कोई उनको 3000 के हिसाब से ख़रीद रहा है, कोई हो सकता है 1800 रुपये भी ख़रीद रहा है, डिपेंड करता है। तो इससे तो किसानों का लॉस होता है। तो सरकार ने कहा ऐसा करते हैं, हम एमएसपी तो लागू अभी हर मंडी पे कर नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं कि हम बीबीवाई लागू कर देते हैं, भावांतर भरपाई योजना लागू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहते हैं हमने एक प्राइस सेट कर दिया, भी मान लेते हैं चावल का हमने 4000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से प्राइस सेट कर दिया। अब मार्केट में आप मंडियों में इसको बेच दो, जो भी प्राइस पे बेचो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट में आपका 3500 रुपये के हिसाब से बिक गया चावल, और सरकार ने प्राइस क्या सेट कर रखा था? 4000 रुपये। गैप कितना आ गया? गैप आ गया 500 रुपये का। एक काम करना, कहते 500 रुपये आप हमसे ले जाना, भाई आपको तो 4000 रुपये मिल ही गए, 3500 रुपये आपका मंडी में बिक गया चावल, 500 रुपये हमने दे दिए। ये जो भावांतर भरपाई, ये भरपाई कहते 500 रुपये हम कर देंगे। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हर कोई कह देगा कि मेरा तो चावल 3000 रुपये बिका है, लाओ 1000 रुपये दो। कोई कह देगा मेरा तो 200 रुपये बिका है, लाओ तुम 3800 रुपये मेरे को दो। ऐसे तो फिर इसका तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी। हाँ, आपकी बात ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए भी कोई नियम बनाया होगा? बिल्कुल बनाया। सरकार ने क्या किया, पूरे राज्य की जितनी भी मंडी है, पूरे राज्य की सारी मंडी प्लस में अपने पड़ोसी दो राज्य की मंडी का सभी का वो पर्टिकुलर फसल का क्या करते हैं, ये जिस पे भावांतर भरपाई देना होता है, उन सभी का क्या करेंगे, ये एक एवरेज प्राइस लेंगे, ठीक है ना, उसका एक एवरेज प्राइस लेंगे। अब क्या होता है कि कहीं पे हो सकता है कि चावल 3500 बिक रहा हो, कहीं पे हो सकता है 3000 बिक रहा हो, कहीं पे हो सकता है 4000 ही बिक रहा हो, कहीं पे हो सकता है 4 से ज़्यादा भी बिक रहा हो, 4500 भी हो। तो ऐसे ऑन एन एवरेज निकल के पता लगा कि हर जगह एटलीस्ट जो है ना वो चावल बिक ही रहा है। इस मान लेते हैं कि 3200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तो बिक ही रहा है, ऐसे कि एवरेज ले लेते हैं। तो सरकार ने ये सेट कर दिया कि आपका प्राइस भी हो सकता है ये 4000 से ऊपर बिके, हो सकता है आपका 1800 बिके, हो सकता है 3000 बिके। हम ये मान के चल रहे हैं कि 3200 रुपये प्राइस होगा, और पर किसान हम 800 रुपये आपको भरपाई कर देंगे। ठीक है, 4000 तो हमने सेट कर रखा है, वो एक प्राइस सेट कर देते हैं कि 800 रुपये हम आपको दे देंगे। और यही एक्चुअली किया है हरियाणा सरकार ने। अभी रिसेंटली जो आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, इसमें भी 24,385 इनको किसानों को रजिस्टर करवाना होता है इसके लिए, और टोटल 110 करोड़ रुपए जो है ना ये इसके लिए दिए हैं। यही इसी से रिलेटेड है ये वाली बात आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो यही है आपकी यहाँ पे कि भावांतर भरपाई योजना है आपकी ये। और ये भावांतर भरपाई योजना क्या सर एमपी में भी चलती है? तो एक्चुअली ये एमपी में चलती है, बात ठीक है आपकी यहाँ पे, लेकिन एमपी में 2017-18 के आसपास चली थी, एक थोड़े टाइम के बाद में बंद हो गई थी ये वाली, ठीक है। तो इसी करके जो है ना ये अभी सिर्फ हरियाणा में चल रही है, कुछ पर्टिकुलर फसलों पे चलती है, पूरे राज्य में, पूरे भारत में नहीं है। इसको चलाना इतना आसान भी नहीं है वैसे, ठीक है, इसमें बहुत सारा फंड्स वगैरह लगता है, ठीक है। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव जो है ना वो कौन बने हैं? तो हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव अभी हाल ही में बने हैं कौन? अनुराग रस्तोगी। देखो विवेक जोशी जी है, ये हमारे भारत के इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल से। और ये अनुराग रस्तोगी जी अब हमारे बने हैं हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं। इनके पास में वर्तमान कार्यभार के अलावा वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त डिपार्टमेंट भी दिया गया है। ये ऑफिशियल लेटर जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया है इनके लिए, और हरियाणा राज्य के ये बने हैं। तो चलो ठीक है। अब देखो क्या 1992-93 में नारनौल और 1993-94 में नरवाना के सब डिविजनल ऑफिसर रह चुके हैं ये। 1994 से 97 तक कैथल में एडिशनल डीसी और DRDA के CEO के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1996 में रोहतक के डीसी का एडिशनल चार्ज इनको मिला था। 97 से 97-98 पंचकुला के एडिशनल डीसी रह चुके हैं ये। फिर उसके बाद में पानीपत में, उसके बाद में हरियाणा सरकार के सचिव के रूप में काम किया। फिर इसके बाद में 2000 से 2002 में हिसार में, फिर गुरुग्राम में, फिर पानीपत के डीसी बने। फिर पंचायत हरियाणा जो डिपार्टमेंट है उसके संयुक्त सचिव रहे। सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर के स्पेशल सेक्रेटरी बने। हरियाणा में एक्साइज और टैक्सेशन के कमिश्नर भी रह चुके हैं ये। टाउन एंड कंट्री और अर्बन स्टेट हरियाणा के डायरेक्टर जनरल बने थे ये। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज इनको मिला। उसके बाद में भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा भी जो है ना ये हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी ये कार्यभार जो है ना उन्होंने देखा। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट के रूप में इन्होंने काम किया है।
मूल रूप से वैसे यूपी के रहने वाले हैं। 2024 में जब प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा कैडर के आईएएस दिल्ली गए डॉक्टर विवेक जोशी, उनकी ज्वाइनिंग में देरी हुई तो 4 दिन के लिए अनुराग रस्तोगी को कार्यवाहक और मुख्य सचिव बनाया गया था। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। अभी ये फाइनल परमानेंट हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है। 1990 बैच के आईएएस हैं अनुराग रस्तोगी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं ये, और ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त 1992 को नारनौल में उनकी बतौर एसडीएम के रूप में जो है ना पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद में अलग अलग जगहों पे जो है ना ये डीसी रहे हैं हरियाणा के अंदर। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मिले जवाब के अनुसार हरियाणा राज्य सूचना आयोग में कितनी अपील मामले अभी पेंडिंग है, मतलब हरियाणा के अंदर कितने मामले ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। तो अभी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के अकॉर्डिंग टोटल अपील केसेस पेंडिंग पड़े हैं 7,216, मतलब 7,000 से ज़्यादा केसेस जो है ना पेंडिंग पड़े हैं हरियाणा में। अधिकारियों को सूचना में देरी के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारियों पे जो लगाए गए जुर्माने के रूप में 2.84 करोड़ रुपए भी अभी वसूलने बाकी है सरकार को। देखो, जनवरी 2024 में ये मामले थे 8,340, दिसंबर 2024 में 7,216, मतलब एक साल में लगभग 1,000 मामले ही सुलझाए हैं हरियाणा ने। तो काफ़ी मामले पेंडिंग है ये। आरटीआई के जवाब के अनुसार 2005 से अब तक केवल 5 कार्यशालाएं आयोजित की गई है, जिनमें 896 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। लास्ट 2011 में पंचकुला में आयोजित की गई थी। इसके बाद में कोई भी जागरूकता अभियान नहीं किया गया हरियाणा सरकार में। जुर्माना और वसूली क्या है, पिछले 20 सालों में आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में देरी के 3,611 मामलों में 5.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब तक 2.84 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं इसमें, बाकी तो पेंडिंग पड़े हैं अभी, यूँ समझिएगा आप लोग। और इसके अलावा आरटीआई होता क्या है, देखो आरटीआई सूचना का अधिकार है। 2005 में सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर उनको समय पर रिजल्ट देने का प्रावधान है। ये इसका कारण ये है कि भ्रष्टाचार पे रोक लग सके, इसकी जवाबदेही है। जैसे मान लो तो आप ये पूछना चाहो कि सर हरियाणा सरकार के अंदर अभी पुलिस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली पड़ी है, क्या आप ये आरटीआई से पूछ सकते हो? सर हाँ सर, पूछ सकते हैं, सूचना का अधिकार है आपका। तो पर जवाब कितनी देरी में आते हैं वो डिपेंड करता है। तो जैसे अब देख पा रहे हो आप, केसेस ही बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं ये। इसमें हालांकि 2019 में थोड़ा संशोधन भी किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ही जो है ना सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि तक पद पे बने रहेंगे। इस संशोधन से पहले उनका कार्यकाल 5 साल तक निर्धारित था। उसके बाद में वो केंद्र सरकार जो निर्धारित करेगी अवधि उस तक बने रहेंगे। फिर ये मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र और राज्य के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों तथा केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना टोटली निर्धारित की जाएगी। ये चीज़ कही गई थी इसके अंदर। और उनको वेतन की कटौती से संबंधित प्रावधान वगैरह जो है ना वो सब कुछ हटा दिए गए थे इसके अंदर। हरियाणा सरकार डिजिटल, अच्छा एक क्वेश्चन बताना मुझे होमवर्क में आप लोग वहीं पे, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त है कौन अभी? ठीक है ना, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त है कौन अभी? मुझे कमेंट में लिखना आप लोग, ये होमवर्क का सवाल है आपका। ठीक है। हरियाणा सरकार के डिजिटल शिक्षा में सुधार के लिए किस जिले के सरकारी कॉलेज में ई लाइब्रेरी स्टार्ट कर रही है? तो हरियाणा सरकार में ई लाइब्रेरी स्टार्ट होने जा रही है गुरुग्राम के अंदर। ये ई लाइब्रेरी ऐसे होते हैं, मतलब कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे आप लोग ई बुक पढ़ सकते हो, जैसे पीडीएफ पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ सकते हो आप लोग। तो हज़ारों छात्रों को हज़ारों डिजिटल किताब, रिसर्च पेपर, मैगज़ीन, इन सभी के कंप्लीट जो है ना वो पहुंच होती है। जैसे क्या होता है, कई बार इंटरनेशनल मैगज़ीन होती है, उसको आने में टाइम लगता है, तो आप उसको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में वहाँ पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में प्रिंटर होता है, प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो पर्टिकुलर पेज जो आपको चाहिए वो। फ़ोन या लैपटॉप पर जो है ना लॉगिन करके और आप आसानी से जो है ना डेटा को पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो उनको। और पहले मतलब जो फिज़िकल बुक वगैरह है ना उसमें क्या होता है कि बड़ी दिक्कत होती है इन द सेंस कि कई सबसे बड़ा इशू जैसे मुझे जैसे लाइब्रेरी में लगता है जाने में यही है कि कई बार इंटरनेशनल मैगज़ीन आने में टाइम बहुत लग जाता है। तो यहाँ पे ई मैगज़ीन आएगी तो तुरंत ही पढ़ सकते हो उसको, आप डाउनलोड करके प्रिंट कर निकाल लो। एक बार में तो पूरी बुक पढ़ी नहीं जाती है, तो उसके कुछ कुछ पेजेस करके प्रिंट निकाल लो आप। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ई लाइब्रेरी जो है ना, इससे देखो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने पहले ही ई लाइब्रेरी मॉडल को बड़ी सफलता के साथ लागू कर दिया है। 17,000 ई बुक है, 8,800 से ज़्यादा ई मैगज़ीन्स है, बहुत सारे उनके ई व्याख्यांश है, थीसिस है, रिपोर्ट है, कई सारी डेटा जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है ये।
चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया गया? बताइए इसके बारे में विस्तार से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर।